गांव के बीचों बीच एक गरीब किसान रहता था। नाम था मोहनलाल। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चले थे, चेहरे पर झुर्रियां और शरीर पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। पूरी जिंदगी उसने हल बैल के साथ खेत जोते, पसीना बहाया और किसी तरह 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को खिलाई। मोहनलाल के 2 बेटे थे, रघु और मधु। रघु बड़ा बेटा था। पढ़ाई लिखाई में तो चालाक और होशियार था, पर खेती बाड़ी में कभी मन नहीं लगता था। गांव के मेले, राजनीति और शहर के तड़क भड़क में उसकी ज्यादा रुचि रहती। वह सोचता था, खेती से क्या होगा, इसमें तो जिंदगी तबाह हो जाता है। खेत में पसीना बहाना, मिट्टी उठाना और खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। बारिश हो तो खेत तबाह हो जाता है। इससे अच्छा है राजनीति करना। वहीं छोटा बेटा मधु बिल्कुल अलग स्वभाव का था। सुबह सूरज निकलते ही बैल खोल लेता, हल कंधे पर रखता और खेत में उतर जाता। बुढ़ापे में पिता का सहारा बना, उनके साथ खेत में पसीना बहाता। मोहनलाल को अब एक ही चिंता सताने लगी थी। मेरे बाद दोनों बेटों में झगड़ा न हो। जिस मिट्टी को मैंने सींचा है, उसमें खून पसीना बहाया है, वह बंटवारे की आग में राख न हो जाए। रात को खाट पर लेटे लेटे वह बार बार सोचता, रघु तो पढ़ा लिखा है, चालाक है, कहीं सारा खेत उसी के हाथ न चला जाए और मधु खाली हाथ रह जाए। नहीं, मुझे अपने जीते जी सब कुछ बराबर बांट देना चाहिए। एक दिन गांव के पंचों और रिश्तेदारों को बुलाकर मोहनलाल ने फैसला सुनाया। आधा खेत रघु को मिलेगा, आधा खेत मधु को। छोटा घर मधु को और बड़ा घर रघु को। बैल और हल दोनों में बराबरी। गांव वाले बोले, मोहनलाल, तुमने ठीक किया। जीते जी बंटवारा हो जाएगा तो कलह नहीं होगी। रघु ने बंटवारे के बाद खेती की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शहर जाकर नए लोगों से मेलजोल करने लगा। पैसे के लालच में उसने अपने हिस्से की जमीन को गुपचुप बेच दिया। शुरू में खूब पैसा मिला, कपड़े बदल गए, घर में मोटरसाइकिल आ गई, शराब और ताश के खेल शुरू हो गए। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, पर सब समझ रहे थे कि यह दौलत टिकने वाली नहीं है। इधर मधु हर रोज पिता के साथ खेत में उतरता। धूप हो या बारिश, मिट्टी से उसका रिश्ता गहरा होता गया। वह कहता, बाबूजी, ये जमीन ही हमारी माँ है, इसे छोड़ेंगे तो हम भी भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई, फसल अच्छी हुई, खेत उपजाऊ हो गया, बैल भी मोटे ताजे हो गए। गांव में मधु की इज्जत बढ़ने लगी। लोग कहते, मधु मोहनलाल का असली बेटा है, बाप की तरह जमीन से जुड़ा हुआ। सालों बाद रघु की हालत खराब हो गई। जमीन बिक गई, पैसा खत्म हो गया। शहर के लोग उसका इस्तेमाल करके छोड़ गए। एक दिन फटे कपड़ों में वह गांव लौटा और छोटे भाई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मधु ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। भैया, आप चिंता मत कीजिए, यह खेत आपका भी है। बाबूजी हमें हमेशा सिखाते थे, भाई भाई में झगड़ा नहीं होना चाहिए। मोहनलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यही सच्ची दौलत है, भाईचारा और जमीन से जुड़ाव। पैसा आकर चला जाता है, पर खेत और मेहनत कभी धोखा नहीं देते। रघु ने अपने हिस्से की जमीन को हाथ में आते ही गांव के महाजन के पास गिरवी रख दिया। बदले में मोटी रकम मिली। वह खुशी से बोला, रघु, वाह, अब तो मुझे खेती की गुलामी से आजादी मिल गई। देख लेना, मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। गांव के बूढ़े बोले, बेटा, खेती छोड़कर मत भाग, ये मिट्टी तुम्हारा सहारा है। पर रघु ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने नया सूट बनवाया, मोटरसाइकिल खरीदी और शहर का रास्ता पकड़ लिया। दूसरी तरफ मधु हर सुबह बाबूजी के साथ खेत में उतरता। मधु, बाबूजी, आप आराम कीजिए, हल मैं खुद चलाऊंगा। मोहनलाल मुस्कुराकर, नहीं बेटा, यह मिट्टी ने ही मुझे जिंदा रखा है। जब तक सांस है, खेत से रिश्ता नहीं टूटेगा। बाबू बेटे की जोड़ी खेत में पसीना बहाती और शाम को खलिहान में बैठकर रोटियां सेंकती। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर दिल सुकून से भरा रहता। कुछ साल बीते। रघु की दुनिया शहर में रघु की चालाकी और खर्चीली आदतें लोगों को भा गईं। शुरू में दोस्त बने,
पार्टी हुई, शराब ताश में दिन रात गुजरने लगे। पर जैसे ही पैसा खत्म हुआ, दोस्त भी एक एक कर साथ छोड़ने लगे। गिरवी रखी जमीन भी हाथ से निकल गई। अब रघु के पास ना पैसा बचा, ना इज्जत। उधर मधु ने खेतों में मेहनत की बदौलत पैदावार दोगुनी कर दी। गांव के लोग उससे बीज और हल लेने आने लगे। धीरे धीरे उसका नाम गांव ही नहीं, पास पड़ोस के कस्बों में भी फैल गया। मोहनलाल गर्व से कहते, मेरा छोटा बेटा मधु ही इस खानदान की इज्जत बचाएगा। एक बरसात की शाम रघु गांव लौटा। कपड़े फटे थे, शरीर दुबला हो गया था। वह सीधे मधु के दरवाजे पर पहुंचा। रघु रोते हुए, भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने बाबूजी की बात नहीं मानी, सब कुछ लुटा बैठा। मधु तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लिया। भैया, आप चिंता मत कीजिए। यह खेत आपका भी है, यह घर आपका भी है। बाबूजी ने हमें यही सिखाया था, भाई भाई में कभी दीवार मत खड़ी करना। मोहनलाल ने दोनों बेटों को गले लगाया और आंखों से आंसू टपक पड़े। मोहनलाल ने कहा, बेटा रघु, अब समझ आया, दौलत सिर्फ वही है जो मिट्टी से और मेहनत से मिले। पैसा तो पल भर में उड़ जाता है, पर भाईचारा और जमीन कभी धोखा नहीं देते। रघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबूजी, अब मैं खेती को ही अपनी जिंदगी मानूंगा। अब मैं भी मधु की तरह खेत जोतूंगा। उस दिन से दोनों भाई फिर एक हो गए। खेतों में दोनों की हंसी खुशी गूंजने लगी। रघु अब पूरी तरह बदल चुका था। शहर की गलियां और वहां का छलावा उसने देख लिया था। अब उसका मन सिर्फ खेत में लगता। सुबह होते ही वह हल उठाता और मधु के साथ खेत में उतर जाता। भाई, पहले मैं सोचता था खेती बेकार है, पर आज समझ आया कि यही असली दौलत है। मुझे भी सिखाओ कि अच्छी फसल कैसे तैयार होती है। भैया, खेती माँ जैसी होती है, इसे प्यार दोगे तो भरपूर देगी। चलो, आज हम दोनों मिलकर धान की रोपाई करेंगे। गांव वाले यह देख हैरान थे कि जो रघु कभी खेत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, वही अब सबसे पहले हल पकड़ता। मोहनलाल की आंखों में चमक आ गई। मोहनलाल, हे भगवान, तूने मेरी झोली खाली नहीं छोड़ी। मेरे बेटे अब साथ साथ हैं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दोनों भाइयों की मेहनत से खेत सोना उगलने लगे। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव में लोग कहने लगे, देखो, मोहनलाल के बेटों ने मिलकर कैसा कमाल किया है। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने खेती में नई तकनीकें अपनाई। कुएं की जगह ट्यूबवेल लगाया, अच्छे बीज खरीदे। गांव के दूसरे किसानों को भी मुफ्त में सलाह दी। गांव के नौजवान भी खेती में रुचि लेने लगे। अब लोग शहर भागने के बजाय खेती को ही अपना गर्व मानने लगे। मोहनलाल रोज शाम को पेड़ के नीचे बैठकर यह सब देखते और कहते, मेरे बेटों ने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई, बल्कि पूरे गांव को जीने का रास्ता दिखा दिया। समय बीता और मोहनलाल बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया। मोहनलाल धीरे धीरे, बेटा रघु, बेटा मधु, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम दोनों हमेशा एक रहना। खेत चाहे जितना बड़ा हो, अगर दिलों में दूरी आ जाए तो सब बेकार है। भाईचारा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोनों बेटों ने झुककर बाबूजी के पैर छुए और कहा, बाबूजी, चिंता मत कीजिए, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मोहनलाल ने संतोष की सांस ली और आसमान की ओर निहारते हुए मुस्कुरा दिए। मोहनलाल के गुजर जाने के बाद भी रघु और मधु ने खेतों को और गांव को संभाला। गांव में आज भी लोग बच्चों को सिखाते हैं, बेटा, मेहनत और भाईचारे से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मोहनलाल और उसके बेटों की तरह जीना सीखो। मोहनलाल की मृत्यु के सालों बाद भी उसका नाम गांव की मिट्टी में बस गया था। रघु और मधु अब बुजुर्ग हो चले थे, लेकिन दोनों रोज खेत की मेड़ पर बैठकर बच्चों और नौजवानों को मेहनत और भाईचारे की शिक्षा देते। गांव के लोग कहते, हमारे गांव की असली ताकत यही है कि यहाँ भाईचारा जिंदा है। समय बदल रहा था। बाहर की दुनिया में किसान परेशान थे, मंडियों में दाम गिर रहे थे। शहर का आकर्षण फिर से नौजवानों को लुभाने लगा था। गांव के ही कुछ लड़के शहर भागने लगे। अजय और विजय चिंतित हो उठे। अजय भाई, अगर सब नौजवान चले गए तो खेत सूने रह जाएंगे।
हमें कुछ नया करना होगा ताकि खेती भी सम्मानजनक और मुनाफेदार लगे। दोनों भाइयों ने मिलकर नया प्रयोग किया। खेत में आधुनिक ट्रैक्टर और मशीनें लाए। फसलों के साथ साथ फल और सब्जियों की बागवानी शुरू की और सबसे अहम, उन्होंने गांव में ही एक अनाज मंडी खोल दी जहां किसान बिना दलाल के अपनी फसल बेच सकें। धीरे धीरे गांव में नौजवानों की सोच बदली। वे बोले, शहर की नौकरी छोड़ो, खेती में भी बड़ा भविष्य है। एक शाम दोनों भाई चौपाल पर बैठे थे। गांव में बच्चे खेल रहे थे, औरतें हंस रही थीं, बूढ़े किसान खुश होकर बातें कर रहे थे। रघु मुस्कुराकर, भाई ये नजारा देखकर लगता है कि बाबूजी आज भी यहीं बैठे हमें देख रहे हैं। हाँ भैया, बाबूजी का सपना पूरा हो गया। खेत हरे भरे हैं और भाईचारा जिंदा है। आज भी उस गांव को लोग मोहन लाल का गांव कहते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ मिट्टी की फसल नहीं होती, वहाँ भाईचारे और मेहनत की फसल भी हर साल लहलहाती है। बच्चों को जब दादी दादा कहानी सुनाते, बेटा याद रखना, पैसा हाथ से निकल जाएगा पर खेत और भाईचारा कभी धोखा नहीं देंगे। कई सालों बाद अचानक मौसम ने करवट ली। बरसात ठीक समय पर नहीं हुई, गर्मी बढ़ गई और फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। गांव के किसान घबराए। अब क्या होगा, मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अजय और विजय ने सबको समझाया, डरने की जरूरत नहीं है, हम वैज्ञानिक खेती अपनाएंगे। हाँ, हमें सिंचाई के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। टपक सिंचाई और पानी बचाने की तकनीक अपनाओ। गांव वाले मान गए और धीरे धीरे खेती फिर संभलने लगी। अजय और विजय ने गांव में एक कृषि विद्यालय और साथ ही सामान्य स्कूल भी बनवाया। अब गांव के बच्चे शहर भागने के बजाय गांव में ही पढ़ते। अध्यापक उन्हें मोहनलाल की कहानी सुनाते और कहते, अगर तुमने मेहनत और भाईचारा नहीं छोड़ा तो यह गांव हमेशा हरा भरा रहेगा। अब यह गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। सरकार ने इसे आदर्श ग्राम का दर्जा दिया। पत्रकार आए, टीवी चैनल ने रिपोर्ट बनाई। लोग कहते, ये गांव दूसरों के लिए मिसाल है। यहाँ मोहनलाल की सीख जिंदा है। समय का पहिया चलता रहा। रघु और मधु अब बहुत बूढ़े हो गए। एक शाम दोनों भाई खेत की मेड़ पर बैठे सूरज डूबते देख रहे थे। भाई, अब हमारी सांसें गिनती की रह गई हैं, पर दिल खुश है कि हमने बाबूजी की सीख आगे बढ़ाई। हाँ, अब चिंता नहीं है। हमारे बच्चे और उनका गांव हमारी विरासत संभाल लेंगे। सालों गुजर गए, पर मोहनलाल, रघु और मधु का नाम मिट्टी से कभी नहीं मिटा। गांव का हर बच्चा जब खेत में हल पकड़ता है तो उसकी जुबान पर यही शब्द आते हैं, ये हल मोहनलाल के परिवार की मेहनत और भाईचारे का प्रतीक है। अब वह गांव केवल एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित कहानी है, जहां हर पीढ़ी यह सीखती है कि मिट्टी से जुड़ाव ही असली दौलत है, भाईचारा ही असली ताकत है। परिवार और गांव साथ हों तो सुख कभी कम नहीं होता।